जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। आपको दोस्तों पता होना चाहिए यूपीएससी का जो आपका सिलेबस है, और आज उसका दोस्तों पहला लेक्चर है। हालांकि मैं दोस्तों यूपीएससी का एक सेगमेंट है सिलेबस का, जिसमें दोस्तों इंडियन साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाता है। उस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर ले रखा है 1 आवर का। ठीक है, आज दोस्तों ये दूसरा लेक्चर है या जो भी मान लीजिए। ठीक है, आज शुरुआत दोस्तों हो रही है साइंस एंड टेक की, और ये दोस्तों फॉर्मली रूप से जो है शुरुआत है। और दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी आज चूँकि हमारा टॉपिक रहेगा, और बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं आज कितना जो है खींच पाते हैं और कितना दोस्तों समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है साइंस एंड टेक का। और चलिए जो है इस लेक्चर को बिना किसी बकवास के दोस्तों स्टार्ट करूँ। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि हम सबका दोस्तों शरीर होता है, बॉडी होती है, चाहे वो हमारी हो चाहे वो पौधों की हो। यानी कि जो फ्लोरा और फौना जो दोस्तों हमारी दुनिया में पाया जाता है, चाहे वो लिविंग में अगर बात की जाए तो इंसान और जानवर दोनों ही दोस्तों जिंदा होते हैं। ठीक है, दोनों में ही जीवन होता है। और जब दोस्तों दोनों में जीवन होता है तो सीधी सी बात, ये एक छोटी सी यूनिट से मिलके बनते हैं, जिसका नाम दोस्तों सेल होता है। हम सबके शरीर में जो है सेल पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। और ये सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मानी जाती है, क्योंकि हमारा सबका जन्म जो है सेल से ही होता है, और अल्टीमेटली सेल से ही हम सबका जो है जन्म होता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल वो तो अलग बात है, लेकिन ये छोटे छोटे दोस्तों सेल होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बनता है। चाहे वो जो है आपका ब्लड हो, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, कुछ भी हो दोस्तों, हमारे शरीर में जो है सब सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, सेल जो है फिर टिश्यू मिल बनाते हैं, यानी कि सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के फिर जो है ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके पश्चात जो है आपके शरीर का जो बॉडी का जो है एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। सेम प्रोसेस दोस्तों पौधों में भी होता है। पौधों में भी जो है छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं पूरे पौधे में। ठीक है, और वो जो सेल होते हैं पूरे पौधे में पाए जाते हैं, उनसे दोस्तों जो है पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, और पौधे दोस्तों उसी सेल से जो है मिलकर के बने होते हैं। ये छोटे छोटे दोस्तों सेल होते हैं, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन दोस्तों जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मिट्टी ले लो, ठीक है, आप प्लास्टिक ले लो, आप कुछ भी एनी मटेरियल दैट इज़ नॉन लिविंग, वो दोस्तों मिलके बना होता है। तो मैं आपको बता दूं वो दोस्तों एटम से मिलके बना होता है, परमाणु। तो जहाँ पे एटम के बारे में स्टडी की जाती है वो दोस्तों आपकी हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जहाँ पे दोस्तों आप इसकी स्टडी करने वाले हो अभी सेल के बारे में, तो दोस्तों सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, इसी से हमारा जीवन का शुरुआत होता है। ठीक है, और यहीं से सेल से ही जो है हम लोग जन्मते हैं सब। और फिर तो चलिए जो है आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर है। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको समझना है तो आपको सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी ही क्या है। तो बायोलॉजी दोस्तों जो है वो लाइफ या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि अब आपको अगर सर लाइफ क्या होती है, तो लाइफ दोस्तों एक प्रकार से जो भी आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। अब केमिकल रिएक्शन दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। यानी कि जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा हो या कुछ फार्मेशन हो रहा हो, तो उसको दोस्तों रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस में आप जो है इसमें जो है आप क्या करते हो, आप दोस्तों खाना बनाते हो ना। अंदर पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एक फॉर्मेटिव प्रोसेस है, तो इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात किया जाए तो दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो दूसरा दोस्तों होता है प्रोसेस जिसका नाम है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ये दोस्तों वो रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारे शरीर में विखंडन का काम करती है। विखंडन का मतलब तोड़ते रहते हैं हमारे शरीर में। ये मतलब ऐसी रिएक्शन है जो दोस्तों ब्रेकडाउन करती रहती हैं। जैसे रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में दोस्तों क्या होता है? श्वसन में। तो श्वसन में आपका जो खाना आप खाते हो वो दोस्तों ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे जो है रिलीज होती है एनर्जी, और फिर वही दोस्तों जो है इस प्रकार की रिएक्शन को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन है जिसमें कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, और कैटाबॉलिज्म दोस्तों हमारे शरीर में वो रिएक्शन है जिससे कोई डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। और इन दोनों को अगर हम सम कर दें, यानी कि जो बनना और बिगड़ना, यानी कि जो आपके शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शन दो प्रकार की चल रही हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आपके शरीर में दो प्रकार की चल रही हैं, बनने और बिगड़ने की, इन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन्हीं दोनों का अगर हम सम कर दें, तो दोस्तों हमारी जो निकल करके आती है, जिसको हम कंटिन्यू कर पाते हैं, वो दोस्तों लाइफ है। यानी कि लाइफ बनने और बिगड़ने से चलती है। आप यहाँ पे सिर्फ जो है ये नहीं कह सकते हो कि जो है मतलब 100% जो है बनना ही है या फिर 100% जो है बिगड़ना ही है।
बल्कि आप ऐसा मान सकते हो कि ये दोनों जो है सम से ही जो है आपकी जो है केमिकल रिएक्शन के सम से ही जो कंस्ट्रक्टिव डिकंस्ट्रक्टिव जो ये होती हैं रिएक्शन है, इनसे ही जो है आपकी लाइफ जो है वो बनती है। ठीक है। अब दोस्तों सेल क्या होता है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी मैंने आपको बताया, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो है ये एक स्टडी है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो जीवित यानी कि जो जिंदा हैं, यानी कि जो मतलब जीवित जीव जंतु हैं उनकी जो स्टडी करे उसी को दोस्तों बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और जैसे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो दोस्तों बायोलॉजी का ही जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो बायोलॉजी का किस प्रकार से आप प्रयोग करते हो, किस प्रकार से दोस्तों आप जो है एप्लीकेशन करते हो, प्रयोग करते हो, यही दोस्तों जो है बायोटेक्नोलॉजी है। यानी कि जो है बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ साइंस ही तो होता है, यानी कि साइंस का जिस प्रकार से आप प्रयोग करते हो वही दोस्तों टेक्नोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी जो है उसी का जो आप जब आप एप्लीकेशन करते हो तो दोस्तों उसी को जो है हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो यूटिलाइज करती है बायोलॉजिकल सिस्टम को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या पार्ट्स को, किस लिए, ताकि जो है डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है बनाए जा सकें, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। मतलब क्या होता है कि हम जो है हाँ, क्या हम बोल रहे थे, सॉरी दोस्तों मोबाइल है। तो हाँ, क्या यूटिलाइज बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों जो वो टेक्नोलॉजी होती है जो यूटिलाइज करती है बायोलॉजिकल सिस्टम को, यानी कि सबसे पहले क्या करती है कि बायोलॉजी को जो है कंबाइन करके, ठीक है, बायोलॉजी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको अच्छे से स्टडी किया जाता है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से वर्क करते हैं, फिर उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है एक ऐसा जो है प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब जो है डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी होती है। और दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे कोई पौधा है, पौधा मान लो जो है किसी बैक्टीरिया से ज़्यादा ग्रसित है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया से बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसके जीन में हम छेड़छाड़ कर देते हैं। या किसी बच्चे की आँख नीली पीली करने के लिए जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। या किसी जीव जंतु को जो है बैक्टीरिया को ज़्यादा फैलाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर बैक्टीरिया क्यों को फैलाना चाहोगे, अरे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोहा लोहे की तो काटता है, एक कोई बैक्टीरिया उसको मारना पड़ेगा तो दूसरा बैक्टीरिया लाना पड़ेगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों जो है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी है, यानी कि बायोलॉजी के सिस्टम को हम समझ करके, यानी कि बायोलॉजी की जो स्टडी करके जो हमें सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हमें पता चलते हैं, जो उसी का दोस्तों जो एप्लीकेशन हम कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं, तो उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के दोस्तों ज़्यादा दोस्तों हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। अब दोस्तों सेल क्या होता है, तो सेल आपको पता है कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। सेल क्या है, सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, यानी कि जो है जिसमें सारी एक्टिविटी जो है आपकी मतलब जो है प्लेस लेती हैं। मतलब सेल में क्या होता है कि जितनी भी आपकी यूनिट मतलब एक्टिविटी होती है वो सब सेल ही में होती हैं, ठीक है। सेल में ही सारी एक्टिविटी आपकी होती रहती हैं, बनना, बिगड़ना, टूटना, फूटना, और ये सारी एक्टिविटी दोस्तों मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती हैं या बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, या फिर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेल के अंदर होती रहती हैं, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो उनको दोस्तों हम जो है सेल कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म की दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो जीवित या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका दोस्तों कुछ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जिंदा हो, कैसे बताओगे, कैसे सिद्ध करोगे, तो आप कहोगे सर मैं दौड़ लेता हूँ, अरे तो दौड़ तो साइकिल भी लेती है। तो आप कहोगे सर जो है कैसे बताएं, मतलब जो है हम जिंदा हैं, जिंदा हो तो नज़र आना ज़रूरी है, उसूलों अधिकारों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, बजाओ टाली। हाँ, तो दोस्तों अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब कि वो जो है एक से दूसरे में जो है मतलब जो है बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दोस्तों ये जो है गुण जो है मेनली जो है किनका होता है, तो ये दोस्तों जो है रिप्रोडक्शन जो गुण होता है ये दोस्तों जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, बाकी सब में दोस्तों ये गुण आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन वाला।
दूसरी चीज़ दोस्तों और भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है सेल स्ट्रक्चर भी होता है, यानी कि एक सेल स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लांट जो अब देखो सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल अलग टाइप के होते हैं, एनिमल में दोस्तों हम लोग भी आ जाते हैं, और जो प्लांट सेल होते हैं वो थोड़े से जो है कठोर होते हैं, क्योंकि प्लांट को जो है खड़े रहना है तो उनका सेल कठोर होगा थोड़ा सा, जो सेल वाल उनकी होगी। दोस्तों सेल का स्ट्रक्चर जो है एक होता है, ठीक है। सेल का जो है एक स्ट्रक्चर जरूर होगा जिसमें जो है सारी एक्टिविटीज जो है आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन प्लेस देती हैं। अब दोस्तों बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म ये सारी कुछ जो है सेल के अंदर ही चलती रहती हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास दोस्तों कैपेबिलिटी होती है अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए रसिया और रसिया से इंडिया है, तो रसिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आप इंडिया में आओगे थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन बाद जो है आप एडॉप्टेशन कर लोगे। जैसे हमारे जो शरीर है उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं जो धूप में ज़्यादा रहते हैं, तो धूप से आपको पता है कि सन से अल्ट्रावायलेट रे आती हैं जो हमारी स्किन कैंसर कर सकती हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो है काली काली लाइनें पड़ जाती हैं, ठीक, मतलब काला काला थोड़ा सा जो है पार्ट हो जाता है स्किन का, तो उसको दोस्तों टैनिंग कहते हैं। तो ये जो है हमारे सनलाइट से हमको बचाने के लिए जो है टैनिंग हमारे शरीर में ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर ली जाती है एनवायरनमेंट के द्वारा, तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिला। दूसरी दोस्तों अगर बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म भी जो है कुछ इफेक्ट जो है हमारे शरीर पर देखने को मिलता, मतलब जो है जैसे कश्मीर में अगर बात करोगे तो कश्मीर में भी जो है लोग ज़्यादा जो है ठंडा है तो उनका जो है उस प्रकार से जो है उनकी आदत पड़ जाती है। तो हर तरफ से अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी जो है एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्टेशन की जो है क्षमता रखती है, यानी कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि हम एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को उस प्रकार से बदल पाएँ। अब दोस्तों वायरस क्या होता है, तो वायरस दोस्तों मैं बात करूं तो वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, यानी कि लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़ने का जो काम करता है, यानी कि जीवित को मृत से जोड़ने का जो काम करता है वो दोस्तों करता है वायरस। वायरस को दोस्तों हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, ठीक है। और वायरस आपको पता है कि कोरोना वायरस तो आपने सुना ही होगा, और वायरस आपने इसकी शक्ल कई बार देखी होगी, तो वायरस की शक्ल पहले आप देख लीजिए एक बार, तो आपको थोड़ा जो है समझ आ जाए कि वायरस की शक्ल कैसी लगती है और देखने में क्या है, ठीक है। ऐसे तो हैं जो वायरस होते हैं, ठीक है, हालांकि ये कोई ऐसे चित्रांकन किया गया है, और ठीक है। तो ये दोस्तों वायरस होता है। वायरस क्या करता है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने का काम करता है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक है जो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ देता है, ये दोस्तों वायरस होता है, ठीक है। और ये दोस्तों फैलता है, ठीक है, ये वायरस है। तो वायरस क्या होता है, वायरस दोस्तों ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, और ये लिविंग होता है क्योंकि ये दोस्तों रिप्रोड्यूस कर देता है। रिप्रोड्यूस का मतलब ये रिप्रोडक्शन कर देता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे दोस्तों रिप्रोडक्शन करने की जो खासियत होती है वो दोस्तों वायरस के अंदर ही पाई जाती है। और ये दोस्तों नॉन लिविंग होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अगर बात किया जाए तो कोई सेल स्ट्रक्चर और कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इसके अंदर प्लेस नहीं करती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ये नॉन लिविंग होता है, मतलब ये मृत होता है, ठीक है। कैसा होता है, मृत, ठीक है, और नॉन लिविंग होता है, ठीक है। मृत आप नहीं कह सकते हो, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई जीव ना पाया जाए, और ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को, और इसकी कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है, और इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लेस नहीं करती है। वायरसेस दोस्तों जो है एंटर करते हैं किसी सेल ऑफ द बॉडी, और ये क्या करते हैं कि हाईजैक कर लेते हैं आपका मैकेनिज्म जो सेल का होता है, ठीक है, और ये उसकी एनर्जी को जो है और मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको दोस्तों रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि वायरस क्या होता है कि आपके सेल में जाता है, ठीक है, आपके सेल के जो सिस्टम होता है उसको पूरा हाईजैक कर लेता है। हाईजैक करने के बाद क्या होता है कि आपके शरीर की जो एनर्जी है उसका प्रयोग करता है अपने वायरस को और कॉपी करने में, मतलब और वायरस बनाता है। वायरस के बाद जो है आपका शरीर फिर बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम तो किसके पीछे लग गया, वायरस एनर्जी आपकी कंज्यूम कर रहा है, हाईजैक कर लिया आपका सिस्टम को, ठीक है। और वायरस दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से मिलकर बनता है। वायरस RNA या DNA अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का, तो वायरस की अगर दोस्तों बात किया जाए तो जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से अगर बांटा जाए तो वायरस 2 प्रकार के होते हैं। एक DNA वायरस होते हैं, ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब दोस्तों जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो है DNA और RNA पाए जाते हैं, ठीक है, तो वही जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिनसे आपका जीन डिसाइड होता है, जिनसे आपका हेरिडिटी डिसाइड होता है, मतलब जो आपके माता से पिता से माता में, मतलब ये सारी चीज़ें जीन मटेरियल होता है, ठीक है। और जिनका जीन मटेरियल दोस्तों DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसको दोस्तों हम DNA कहते हैं, DNA वायरस कहते हैं, ठीक है। और जिनका जीन मटेरियल मैंने क्या बताया, जिनका जीन मटेरियल जो है DNA होता है, उनको जो है
जिनका जीन मटेरियल कहाँ बोले, हाँ, जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए होता है उनको दोस्तों हम डीएनए वायरस कहते हैं, और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको दोस्तों हम आरएनए वायरस बोलते हैं। यानी कि वायरस टू टाइप्स के होते हैं। अब दोस्तों जो डीएनए वायरस होते हैं उनसे दोस्तों बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस वायरस, पॉक्स वायरस, ये दोस्तों डीएनए वायरस के स्वरूप हैं। वहीं पे आरएनए वायरस दोस्तों फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, सार्स-कोवी-2 जो था, और पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, और जीका, निपाह, हंता, मीजल्स और HIV, रेबीज, ये सब दोस्तों आरएनए टाइप के हैं। ठीक है, और आरएनए वायरस जो है उनको हम हेट्रो वायरस भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों लिविंग वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, जैसे एक आरएनए होता है, और ये दोस्तों आरएनए माना जाता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था अर्थ पे आरएनए। ठीक है, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, राइबो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है डीएनए से पहले आया था, यानी कि दुनिया में पहले अगर कोई आया था जेनेटिक मटेरियल तो उसमें आरएनए आया था। और ये सिर्फ दोस्तों जो है ये सिंपल होता है और अनस्टेबल होता है। ठीक है, साधारण होता है, अनस्टेबल होता है। डीएनए की बात की जाए दोस्तों, ये सेकंड जेनेटिक मटेरियल जो अर्थ पे आया था आरएनए के बाद, और ये सभी ऑर्गेनिज्म में जो है प्रेजेंट होता है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और काफ़ी स्टेबल होता है। दूसरी दोस्तों बात किया जाए तो वायरस जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे एनिमल वायरस जो है ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है। प्लांट वायरस जो है प्लांट वायरस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है। माइकोफेज जो है ये फंजाई को जो है इन्फेक्ट करता है। माइकोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? फंजाई को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वायरस के जो है अलग अलग नाम रखे गए हैं। अब दोस्तों सेल की अगर बात की जाए तो सेल आपको पता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है होती है, आपको इतना बता ही चुका हूँ। अब दोस्तों एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे एनिमल में सेल अलग आपको विशेषताएं मिलेंगी, प्लांट सेल में जो है अलग मिलेंगी। तो बात प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव वैक्यूल्स। दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में दोस्तों जो है वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलेंगे। और अ प्लांट सेल कंटेन्स अ लार्ज सिंगुलर वैक्यूल दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। दोस्तों जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसको स्टोरेज और मेंटेनेंस करने के लिए जो है बड़े शेप की आवश्यकता होती है। वहीं पे दोस्तों जो एनिमल सेल है उसका जो वैक्यूल होता है वो दोस्तों छोटा होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा कम स्टोर करना पड़ता है कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल की अगर दोस्तों बात की जाए तो इनके पास एक सेल वाल होती है, जबकि जो सेल वाल होती है मेम्ब्रेन के साथ साथ। अब आपको अगर सर मेम्ब्रेन क्या है, तो मेम्ब्रेन का मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये जैसे दोस्तों जो आप देख रहे हो ना, ये सेल का स्ट्रक्चर है, और इसके आसपास दोस्तों जो झिल्ली होती है ना उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। आसपास जो इसको, ठीक है, ये झिल्ली जो है इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हर सेल की जो है एक सेल वाल होती है, ठीक है, और एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जरा ध्यान से पहले बात समझ लीजिए मेरी बात को। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल होते हैं उनके पास, ये जो आसपास काली काली आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, इस सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, या आप ऐसे इसमें भी देख लो, तो जो ये आप देख रहे हो ना साइड में, ये दोस्तों सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में जो है सेल वाल भी होती है। ठीक है, सेल वाल भी, ये एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है। ठीक है, एनिमल सेल में सिर्फ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और प्लास्टिड जो है ये दोस्तों प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड मैं आपको सेल में दिखा देता हूँ कि प्लास्टिड कहाँ पे होते हैं सेल में। प्लास्टिड्स इन सेल। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है प्लास्टिड जो है आपके सेल में जो है पाए जाते हैं। अरे कहाँ गया यार, प्लास्टिड जो है दोस्तों आपके एनिमल सेल में नहीं होते हैं, जबकि पेड़ पौधों में दोस्तों होते हैं। प्लास्टिड दोस्तों एक प्रकार के जो है पिगमेंट होते हैं जो दोस्तों कलर वलर निर्धारित करने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा इमेज नहीं मिल रही है। प्लास्टिड मैंने क्या बताया, प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जो है ये आपके प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इन एनिमल सेल। यानी कि जो सेंट्रोसोम होते हैं और लाइसोसोम होते हैं ये मोस्टली जो है आपके एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम आपके सिर्फ किस में होते हैं? मैंने बोला एनिमल सेल में। अभी इनके दोस्तों जो है आगे मैं बात करूँगा, इसी बार नहीं है। अब दोस्तों की सिमिलरिटी देख लीजिए दोस्तों, रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है दोनों में होता है। ठीक है, दोनों में दोस्तों जो है न्यूक्लियस आपको जो है देखने को मिल जाएगी, मेम्ब्रेन दोस्तों दोनों में देखने को मिल जाएगी, ये दोस्तों दोनों में कॉमन होता है।
और दोस्तों दोनों ही लिविंग है, ठीक है, और दोनों में ही लाइफ होती है, और दोनों ही दोस्तों जो है डीएनए और आरएनए अपने आप में रखते हैं। अब दोस्तों जो है, जो मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई थी, मेम्ब्रेन मतलब आसपास की जो झिल्ली है, वो भी दोस्तों कई प्रकार की होती है, जैसे इम्परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। इम्पीरिएबल इम्परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है, इम्परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो इम्परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो दोस्तों जो है ब्लॉक कर देती है मूवमेंट, जितने भी सब्सटेंस जो होते हैं दोस्तों, यानी कि जो भी पदार्थ होगा वो दोस्तों उस मेम्ब्रेन से निकल करके पार नहीं जाएगा, अगर वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। दोस्तों फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है, ठीक है, जिसमें पास जो है मॉलिक्यूल हो जाते हैं ईजिली, एक मेम्ब्रेन से मतलब इधर तरफ से दूसरी तरफ जो है बिना किसी रेजिस्टेंस के जो है आसानी से पास हो जाए, तो उसको फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल दोस्तों वो मेम्ब्रेन होती है जो है सिर्फ जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को जो है पास करवा देती है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जो घुल जाते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए आप शक्कर लो, ठीक है, शुगर लो, तो शुगर क्या है, सल्यूट है, और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और उससे जो मिलकर के बनेगा वो दोस्तों सल्यूशन बनेगा। तो जो सल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट मतलब वही जो शरबत में आपका पानी हो गया, तो जो सॉल्वेंट होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ जो है सॉल्वेंट को जो है जाने देती है, ठीक है, सॉल्वेंट को, सल्यूट को नहीं जाने देती है। सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके शरबत बनाते हैं, आप ऐसे समझ लो, शक्कर और पानी, पानी इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सल्यूट, ठीक है। तो दोस्तों अब सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल दोस्तों वो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती हैं जो ये दोस्तों इस प्रकार की होती हैं जो दोस्तों जो है सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही जो है पास होने देती हैं। मतलब अगर आप इसमें सेट कर दोगे कंडीशन कि इस नैनोमीटर का जो मॉलिक्यूल है वही पास हो, या इस कंडीशन का जो मॉलिक्यूल है वही पास हो, तो उस प्रकार से सेलेक्टिवली जो है आप परमिएबल जो है ये होती है, यानी कि आप चूज़ कर सकते हो किसको पास करवाना है, किसको पास नहीं करवाना है। दोस्तों अब सेल वाल की बात कर लेते हैं। तो सेल वाल दोस्तों आपको पता है सिर्फ प्लांट सेल में होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, और ये दोस्तों फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि सेल वाल से आप कुछ भी जो है फ्रीली परमिएबल होती है, कुछ भी पास करवा सकते हो। इसका कंपोजिशन की अगर दोस्तों बात किया जाए तो ये जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों सेल वाल का जो फंक्शन है वो मेनली आपको पता ही है कि ये कठोरता प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है किसी प्लांट को, ठीक है। और सेल वाल दोस्तों जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जैसे सेल वाल दोस्तों प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है, और सेल वाल दोस्तों जो फंजाई में पाई जाती है, सेल वाल आपके एल्गी में पाई जाती है, सेल वाल आपके बैक्टीरिया में पाई जाती है, उनके अलग अलग नाम है। जैसे सेल वाल अगर प्लांट में पाई जाएगी उसको सेलुलोज कहेंगे, फंजाई में पाई जाएगी उसको चितिन कहेंगे, एल्गी में पाई जाएगी उसको सेलुलोज कहेंगे, बैक्टीरिया में पाई जाएगी उसको पेप्टिडोग्ली कैन कहेंगे, ठीक है। और सेल वाल दोस्तों जो है इसके अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इनके होते हैं। सेल वाल दोस्तों एक डेफिनिट कैरेक्टर है प्लांट्स का, ठीक है। अब दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों आपको पता है कि एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है, लिविंग स्ट्रक्चर होती है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हो गया कि जो है सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हो गया कि जो है ये सेलेक्टिवली रूप से जो है किसी भी चीज़ को पार होने देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो है आपके एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, और प्लांट सेल में सिर्फ जो है प्लांट वाल ही पाई जाती है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जिसको मेम्ब्रेन कह रहे हैं तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, वही नाम है। केमिकल कंपोजिशन की दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये लिपिड से मिलकर बनता है और प्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो दोस्तों ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को जो है इनसाइड और आउटसाइड जो है सेल से जाने आने देता है। अब दोस्तों जो है सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन दोस्तों कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, कई टाइप्स के दोस्तों जो है सोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। सोल्यूशन दोस्तों कई टाइप्स के होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ सोल्यूशन। जैसे पहला हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन दोस्तों ये वो सोल्यूशन होता है जिसका लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन होता है देन इनसाइड द सेल। Hypotonic solution has a lower solute concentration than inside the cell. The difference in concentration between the compartment causes water to enter the cells. अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन और ये तीन प्रकार के दोस्तों सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। उनको जो है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको जो है इसका चित्र दिखा देता हूँ कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा होता है।
हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों जो है देख लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है। हाँ, कोई फोटो मिल जाए बढ़िया सी। मिल गई। दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। दोस्तों आइसोटोनिक सोल्यूशन एक प्रकार का सोल्यूशन होता है जिसके पास सेम सल्यूट कंसंट्रेशन होती है एज अनदर सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए दो सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन बी है, तो दोनों की जब कंसंट्रेशन सेम है। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसमें जो आपने सल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व किए हैं दोस्तों, उससे मिलकर आपकी कंसंट्रेशन बनती है। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई शरबत है, ठीक है, या मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, कोई मीठी है ज़्यादा, कोई ज़्यादा कम मीठी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक में कंसंट्रेशन कम है। या मान लो सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। जब दोस्तों कोई दो सोल्यूशन है और उनकी कंसंट्रेशन सेम हो तो सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन दोनों को हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने क्या नियम पढ़ा हुआ है? आपने नियम ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ हो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक नमक और पानी का सल्यूशन लें, एक ज़्यादा नमक पानी का सल्यूशन लें, साल्ट और वाटर का, एक कम साल्ट वाटर का लें, आप दोनों को मिला दें तो होगा क्या? आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो हायर वाले से नमक पानी वाला सल्यूशन है लोअर वाले में पहुंच करके एकदम इक्वल कर देगा जा करके। लेकिन जब दोनों ही सल्यूशन सेम जैसे हैं तो उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब दोस्तों हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होता है उसमें दोस्तों अगर बात किया जाए, अ सोल्यूशन दैट हैज अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन देन अनदर सोल्यूशन। दोस्तों जिसकी हायर सल्यूट होते हैं, मतलब अगर ऐसा एक सोल्यूशन जिसका जो है हायर सल्यूट कंसंट्रेशन होता है अनदर सोल्यूशन के मुकाबले, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे एक सोल्यूशन ए है उसकी दोस्तों जो कंसंट्रेशन होगी वो हायर होगी, जबकि जो सोल्यूशन बी है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो दोस्तों कम होगी, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि जो पानी होता है वो क्या होता है कि आपका जो पानी होगा वो दोस्तों जो है आपके सेल के बाहर जो है आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अचार देख लीजिए, तो अचार दोस्तों इसका हाइपरटोनिक का बेस्ट एग्जांपल है। वहीं पे दोस्तों हाइपोटोनिक की बात कर लो तो हाइपोटोनिक दोस्तों वो सोल्यूशन होता है जिसके अगर दैट हैज अ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन, जिसका जो है लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन होता है देन अनदर सोल्यूशन। यानी कि हाइपोटोनिक दोस्तों वो सोल्यूशन होता है जिसका अनदर यानी कि एक जो अन्य सोल्यूशन है उसके मुकाबले जो कंसंट्रेशन है उसका लो हो। और इस केस में क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो दोस्तों सेल के अंदर घुस जाते हैं, सेल के अंदर घुस जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि सीधी सी बात है, क्योंकि जो वाटर होगा पार्टिकल वो दोस्तों जो है सेल के अंदर घुस जाते हैं और इससे सेल जो है फूल जाता है, ठीक है। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया, हाइपोटोनिक हो गया और आइसोटोनिक हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात किया जाए ओस्मोसिस, तो ओस्मोसिस दोस्तों जो है एक मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ठीक है। ओस्मोसिस में क्या होता है? ओस्मोसिस दरअसल दो जो वाटर वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो है ये मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का। सॉल्वेंट मतलब एक सल्यूट शक्कर हो गई, सॉल्वेंट मतलब पानी हो गया, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो है मूवमेंट होता है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि कोई ऐसा डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेशन सोल्यूशन में डाइल्यूट मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो है पानी मिला हुआ, कंसंट्रेशन मतलब जिसमें जो है कुछ चीज़ मिलाई गई है, ठीक है। तो जब भी जो है कोई जो है मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप मान लो स्पंज आप घुसेरा पानी में, स्पंज में पानी भर गया जा करके, या आप कैसे जो है डिफ्यूजन का जो है आप जैसे नहीं, ऑस्मोसिस दोस्तों ये वाटर में ही ज़्यादातर होगा, ठीक है। जो ऑस्मोसिस होगा वो दोस्तों पानी में ही होता है। और इसमें जैसे मान लीजिए आपकी चना जो है फूल जाते हैं, ठीक है, और चना का फूलना भी दोस्तों ऑस्मोसिस ही है, ठीक है, और पानी भर जाता है ना उसके अंदर। और
जहाँ पे दोस्तों हायर वाटर कंसंट्रेशन होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन होगी और जहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन होगी, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट का मूव कर जाना दो है वो आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, वो आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का जाना वो दोस्तों ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, डिफ्यूजन दोस्तों क्या होता है? डिफ्यूजन दोस्तों ये जो है आपका गैसेस में मोस्टली होता है। ठीक है, और ये दोस्तों डिफ्यूजन की बात की जाए तो हायर कंसंट्रेशन से जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, ये दोस्तों जो है आपका डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों एक प्लाज्मोलिसिस जो है एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण कई बार मछलियाँ भी मर जाती हैं। जैसे जब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाए किसी लिविंग बींग में या किसी सेल में, ठीक है, तो इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस में दोस्तों क्या होता है कि सेल जो है अपना वाटर को जो है लूज कर देता है एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि शरीर से पानी निकल जाने के कारण जो है डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और इससे जो है कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, दोस्तों सेल के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सेल जो है सेल के कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे मैं सेल का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, फिर सेल के थोड़े थोड़े ऑर्गेनेल्स आपको बताता हूं ताकि जो है आपको और अच्छे समझ आए। सेल ऑर्गेनेल्स, तो चलिए जो है आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ पे होती हैं। दोस्तों एक सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो है एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, पानी जैसा चीज़ें भरा रहती है जिसमें जो है कुछ ऑर्गेनेल्स दोस्तों जो है एक सेल होता है, सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसी में आपका डीएनए वगैरह रखा रहता है। ठीक है, जीन मटेरियल आपका उसी में रखा रहता है। लेकिन जो सेल होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं तो उसके कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स इसमें तैर रहे हैं, क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस तो आपका बीच का होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों ये हो गई, क्रिस्टो और साइटोप्लाज्म। दोस्तों साइटोप्लाज्म में आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स घूमते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों आपके सेल का जो है पावर हाउस माना जाता है क्योंकि इसी से दोस्तों एनर्जी आपकी बनती है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है। ये दोस्तों फूड को जो है एनर्जी में बदल देता है और आपके शरीर में जो एनर्जी होती है दोस्तों एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। आपको पता होना चाहिए जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइनिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और दोस्तों अगर बात किया जाए तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है आपका एटीपी की फॉर्म में ही जो ये जो है आपका जो है लेता है, टेक प्लेस लेता है। दोस्तों एनर्जी आपके शरीर में किससे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज प्लेस्ड इन योर सेल, इनसाइड द सेल। एंड ये जो है स्विम किस में करता है? तो दोस्तों ये साइटोप्लाज्म जो है उसी में जो है जो द्रव भरा रहता है उसी में दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। ये दोस्तों पावर हाउस कहलाता है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को जो है स्टोर करता है और ये दोस्तों एनर्जी की करेंसी है, जिसको भी जितनी जरूरत पड़ती है वो यहीं से एटीपी के फॉर्म में उठा करके ले जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अगर बात की जाए तो डबल मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और दोस्तों एनिमल सेल के पास जो है 2 डीएनए होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं एनिमल सेल का मतलब हुआ हम लोग हो गए और एक जानवर हो गए। जैसे एक होता है एमडीएनए, दूसरा होता है न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए। और क्या बोल रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जो है ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, और ये सेमी ऑटोनोमस है नेचर में, मतलब थोड़ा सा जो है न्यूक्लियस के कंट्रोल में ये रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि न्यूक्लियस दोस्तों उसी में जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए रखा हुआ है। न्यूक्लियस तो पूरा मतलब मान के चलो कि कंट्रोल पावर है ऐसा पूरा। दोस्तों प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड दोस्तों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसे प्लांट सेल में ही मौजूद होता है प्लास्टिड। ठीक है, और प्लास्टिड की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ये प्लास्टिड में आपको बता ही चुका हूँ कि जो पिगमेंट होता है ना, कलर होता है पत्तियों का, वो प्लास्टिड से ही डिसाइड होता है और ये से पेड़ों में पाया जाता है। जैसे ग्रीन पिगमेंट अगर लाना है तो क्लोरोफिल आपको मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट अगर दोस्तों जो है ये ऑरेंज रेड जो पिगमेंट आपको पत्तियों पे दिखता है ना, ऑरेंज रेड पिगमेंट, ये दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण ही जो है ऑरेंज रेड पिगमेंट जो है आपको फूलों या पौधों में देखने को मिलता है। तो कैरोटीन के कारण ही दोस्तों ये पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। और कैरोटीन दोस्तों एक प्रकार का जो है, ठीक है, जैसे ये आप देख लीजिए
ये सब दोस्तों जो है कैरोटीन के कारण है। ये प्लास्टिड इसको कहते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। इसका कलर इसी के कारण आता है। और दोस्तों अगला होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और दोस्तों येलो पिगमेंट आपका जैंथोफिल के कारण आता है। जैंथोफिल के कारण आपका येलो पिगमेंट आता है। जैंथोफिल के कारण ये आपका येलो पिगमेंट आता है। तो जैंथोफिल को देख लीजिए, ठीक है। जैसे संतरा येलो होता है, हाँ ध्यान नहीं आ रहा। तो ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों जो है जो कलरलेस होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो उनको दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम दोस्तों जो है प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों हेल्प करता है सनलाइट का जो फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करने में। कैरोटीन दोस्तों जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए को जो है अपने हमारे जो है लीवर में, ठीक है। और ये दोस्तों आई हेल्थ जो है मेंटेन करने में मदद करता है। तो कैरोटीन जिसमें पाया जाता है वो खाया कीजिए। प्लास्टिड जो है ये सेमी ऑटोनोमस नेचर में ये भी है, ठीक है। और भी पिगमेंट होते हैं प्लांट के, जैसे साइनिन्स, ठीक है। ये जो है जैसे रेड पर्पल ब्लू कलर हो गया। लाइकोपिन ये दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट होता है जो टोमेटो को जो है रेड कलर देता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अगला दोस्तों जो है सेल ऑर्गेनेल है, उसका नाम दोस्तों मैं आपको बता दूं तो उसका नाम दोस्तों जो है अगले सेल ऑर्गेनेल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आप सबसे पहले तो फोटो देखें तब जाके आपको बताऊं। तो सेल ऑर्गेनेल जो है आप देखने वाले हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता कहाँ पे सेल में, तो वो आप सर्वप्रथम जो है प्रथम दृष्टया आप देखने का कोशिश करें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER भी इसको कहते हैं, ठीक है। एक ये दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देख लिया होगा। चलिए अब देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों एक ऑर्गेनेल है, ठीक है, यूकार्योटिक सेल में। दोस्तों सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकार्योटिक सेल होते हैं, एक यूकार्योटिक सेल होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेजर रोल प्ले करता है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। किसके में? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट किसका? प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। तो दोस्तों आप देख लीजिए ना, ये आपको नहीं लग रहा कि पाइपलाइन टाइप की जो है अगर आपको देखने को लग रहा हो कि आपको नहीं लग रहा है कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाइपलाइन जैसी पड़ी हुई है, तो ये पाइपलाइन है, ठीक। और ये दोस्तों प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों दो हिस्सों में पाया जाता है, कि स्मूथ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें दोस्तों राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बहुत जूम करूं तो आपको दिखाऊं कि ये देखिए छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे हैं, ये दोस्तों राइबोसोम है। और जो दोस्तों चिकनी सतहें होती है यानी कि स्मूथ सरफेस होती है, वो दोस्तों जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक। ये बात आपको समझ आई। और ये राइबोसोम के दोस्तों इनका दोस्तों काम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। और तो दोस्तों ये जो है आप ऐसे अगर देखो इसका जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया जाकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपका हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो है ये दोस्तों इस प्रकार से चिपके रहते हैं एक दूसरे से। चलिए अब दोस्तों गोल्गी बॉडीज की बात कर लो। तो गोल्गी बॉडीज कहाँ पे होती है, तो गोल्गी बॉडीज आप देख लीजिए, ये दोस्तों जो है आपको गोल्गी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप चलिए जो है देखते हैं। गोल्गी अपार्चस जो है ये इसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है सेल के अंदर, और ये दोस्तों पैकेज और प्रोसेस करता है प्रोटीन और लिपिड्स मॉलिक्यूल को, ठीक है। जैसे जिसमें ज़्यादातर आपके फैट मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये लेटर बाद में जो है ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं अदर जो सेल के कंपार्टमेंट होते हैं उनमें जो है इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और डिलीवरी करता है प्रोटीन की। और ऑल एंजाइम्स दोस्तों मैं आप एक जानकारी आपको बता दूं कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो दोस्तों प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन आप एंजाइम होते हैं ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम दोस्तों जो है ये एक ट्रांस गोल्गी नेटवर्क इसको नाम दिया गया है, ठीक है। लाइसोसोम को ट्रांस गोल्गी नेटवर्क का नाम दिया गया है। लाइसोसोम कहीं पे बना हुआ है, लाइसोसोम दोस्तों जो है ये ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, गोल्गी अपार्चर जो भी पढ़ा है तो उसके साथ इसका संबंध है।
Golgi region complex, a region of the Golgi region complex for sorting newly synthesized protein, which may be regionized for use in lysosome, endosome, or plasma membrane. It is responsible for the digestion of micromolecules, old cell parts, and microorganisms. Lysosome are the organelles that have digestive enzymes. When lysosome burst, the digestive enzymes release start digesting their own cells. That is why this is known as suicidal bag. दोस्तों लाइसोसोम का मुख्यतः जो काम है दोस्तों डाइजेशन का काम है, ठीक है। लेकिन जब भी ये देखता है कि कोई खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ता है इसको लाइसोसोम को, तो ये दोस्तों अपने आप को फाड़ लेता है, ठीक है। मतलब अब ऐसे मान लीजिए कि आतंकवादी उसे आपकी रक्षा करता है और स्वयं मर जाता है, आपको नहीं मरने देता है, और ये सुसाइडल बैग के रूप में काम करता है जब भी इसको खतरा कोई भी प्रकार का लगता है। डाइजेशन का इसका मुख्यतः जो है काम होता है, ठीक है। और ये चीज़ है। अगली का दोस्तों बात किया जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं बात कर ही चुका हूँ, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम, ये दोस्तों तीनों ही जो है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। गोल्गी बॉडीज जो है उनको चीफ सेक्रेटरी ऑर्गेनल भी जो है हम सेल का कहते हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल गोल्गी बॉडीज को कहते हैं। लाइसोसोम की अगर दोस्तों बात की जाए तो जनरली एब्सेंट होते हैं प्लांट में, ठीक है। और ये कोई डैमेज ओल्ड या कोई इन्फेक्टेड सेल होता है, ठीक है, उसको जो है मारने का काम करते हैं, खुद ब्लास्ट हो जाते हैं। और मैक्सिमम नंबर जो लाइसोसोम होते हैं वो आपके वाइट ब्लड सेल या WBC में मौजूद होते हैं। आपके शरीर में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक RBC होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है जो कि आपके खून को जो है रेड कलर प्रदान करने का कोशिश करता है। वहीं पे दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC जो है आपको रोगों से लड़ने में आपकी मदद करता है, ठीक। अब क्या होता है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जो है एक प्रकार का प्रोसेस है जो प्रोग्राम करता है सेल की डेथ को, ठीक है, कि सेल जो है कैसे कब कहाँ किस जगह मृत्यु, मतलब ये गॉड है, भगवान है, ठीक है, निर्धारित करेगा कब मरना है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट टू एलिमिनेट अनवांटेड सेल्स, ठीक है। जो अनवांटेड सेल होते हैं फालतू के, उनको जो है मारने में काम आता है, ठीक है। और अर्ली डेवलपमेंट में जो फालतू की चीज़ें होती हैं, दोज बिटवीन द फिंगर्स ऑफ अ डेवलपिंग हैंड इन एडल्ट्स, अपोप्टोसिस यूज टू rid द बॉडी ऑफ द सेल दैट हैव डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। अपोप्टोसिस आल्सो प्ले अ रोल प्रिवेंटिंग कैंसर। दोस्तों ये जो है अपोप्टोसिस एक तरह का ऐसा मान लो जो फालतू के सेल होते हैं, जैसे मान लो आपके चोट लग गई, फालतू के सेल मौजूद हो गए मरे मराए, तो उनको हटाने का काम करता है। और ये जो है ये दोस्तों जो है आपके कैंसर को भी रोकने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि अगर सेल एक आवश्यकता से अधिक ग्रोथ हो गया, ठीक है, तो आपका कैंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ट्रिगर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा और लाइसोसोम के द्वारा, इसको ट्रिगर नहीं किया जाता है अपोप्टोसिस, ठीक है। ये दोस्तों प्रोग्राम्ड सेल डेथ को जो है प्रोसेस करता है। दोस्तों सेंट्रोसोम क्या होता है, तो दोस्तों ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। और क्या इसकी फ़ोटो मिलेगी दोस्तों, ये लाइसोसोम था, आप इसकी फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। और सेंट्रोसोम की फ़ोटो नहीं है। सेंट्रोसोम दोस्तों ये एनिमल सेल में ही होता है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये दोस्तों फंक्शन जो है सेल डिवीजन का परफॉर्म करता है, यानी कि सेल डिवीजन जो है सेंट्रोसोम के द्वारा ही होता है। राइबोसोम क्या होता है, तो फंक्शन जो है राइबोसोम का जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो है काम राइबोसोम करता है, आपको पता होना चाहिए। ये एक नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है राइबोसोम में। राइबोसोम किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला था उसके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। दोस्तों राइबोसोम की अगर बात की जाए तो राइबोसोम जो है दो टाइप्स के होते हैं राइबोसोम, एक 70S और एक होता है 80S, ठीक है। यहाँ पे S जो है वो स्टडबर्ग्स सेडिमेंटेशन रेट जो है निर्धारित कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। जो 80S, अब दोस्तों यहाँ पे जो S का मतलब है वो दोस्तों सेडिमेंटेशन रेट है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को जो है किसी पानी में डालो तो कितनी जल्दी वो जो है परपोकेट कर जाती है, तो वो रेट है कि कितनी जल्दी जो है सेडिमेंटेशन रेट उसका क्या है, ठीक है। जैसे 70S जो है वो कम रेट है, 80S ज़्यादा रेट है, ठीक है। राइबोसोम मतलब आप ऐसे समझिए कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो 80S जो राइबोसोम होता है ये मेनली जो है यूकार्योटिक जो सेल होता है उसमें पाया जाता है। अब दोस्तों यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक जो है आप पहले देख लीजिए, क्योंकि दो बार शब्द आ चुका है, यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोस्तों न्यूक्लियस का मामला रहता है यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक में, आप देख लीजिए।
दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो है आपके न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। यूकैरियोटिक में आपके न्यूक्लियस पाया जाता है, बस इतना सा फर्क है। और मतलब और भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो 80S जो राइबोसोम होता है दोस्तों आपकी यूकैरियोटिक में होता है, यानी कि जिसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये दोस्तों जो है 60S और 40S के द्वारा जो है सब यूनिट जो होती हैं 40S और 60S। दोस्तों मैं आपको S का मतलब सिंपली बता देता हूँ कि स्वेडबर्ग्स सेडिमेंटेशन रेट है ये, ठीक है। मतलब जो है सेडिमेंटेशन रेट है। सेडिमेंटेशन रेट का मतलब ये कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई पानी है, ठीक है, कोई पानी में कुछ चीज़ आपने डाली तो कितनी जल्दी वो नीचे बैठ जाती है जा करके, तो ये सेडिमेंटेशन रेट है। अब किसी में जल्दी बैठ जाएगी तो उसका रेट ज़्यादा होगा, किसी में धीरे में बैठेगी तो उसका रेट कम होगा। तो बस वही है, ये एस का मतलब है स्वेडबर्ग सेडिमेंटेशन रेट, जिन्होंने ये दिया था, ठीक है। तो यूकैरियोटिक मैंने आपको क्या बताया कि 80S जो राइबोसोम है वो आपका 60S और 40S जो सब यूनिट होती है उनसे मिलकर के जो है बनता है आपका 80S राइबोसोम। ये दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। 80S राइबोसोम जो होता है ये दोस्तों फाउंड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। ये दोस्तों हैवियर और लार्जर होता है साइज में, और ये दोस्तों जो है mRNA को जो है एमिनो एसिड में जो है ट्रांसलेशन में मदद करता है, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। दोस्तों 70S राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक में होता है, यानी कि जिसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है सेल में, और ये दोस्तों 30S और 50S के मिलाने से बनता है, ठीक है। इसकी जो साइज़ की अगर बात की जाए तो 15 से 20 नैनोमीटर जो है इसकी साइज़ होती है। 70S राइबोसोम दोस्तों जो है प्रोकैरियोटिक जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और यही सारी चीज़ें हैं। ये दोस्तों बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। न्यूक्लियस दोस्तों बात की जाए तो न्यूक्लियस दोस्तों कंट्रोल रूम सेल का माना जाता है, और ये ब्रेन ऑफ द सेल भी माना जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस एक प्लेज अ वेरी बिगर रोल। ये देखिए न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपके जेनेटिक मटेरियल DNA वगैरह रखा होता है। दोस्तों अब क्रोमेटिन क्या होता है, तो इस कुछ टर्मिनोलॉजी भी जो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्रोमेटिन क्या होता है दोस्तों? क्रोमेटिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दोस्तों आपका जो आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। अरे आपने कभी DNA देखा हो तो DNA में क्रोमेटिन आप पहले समझिए क्या होता है। ये दोस्तों कभी कभी आपने जो है DNA का स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा, ठीक है। ये दोस्तों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन को मिला करके बनता है, ठीक है। ये DNA का स्ट्रक्चर है। और ये दोस्तों अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बहुत ऐसे नहीं होता, एकदम स्ट्रक्चरल वे में नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन नाम का जो धागा होता है वो एकदम खुलता है, सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम, और फिर बंद हो जाता है। मतलब ये एकदम गुच्छे की तरीके से होता है, लच्छे की तरीके से, उसको तो हम क्रोमेटिन कहते हैं। मतलब जो है ये एक प्रकार से लच्छे की तरीके से होता है। जैसे मैं आपको क्रोमेटिन दिखा देता हूँ, तो क्रोमेटिन को आप देखिए, क्रोमेटिन, तो ये देखिए दोस्तों आपका DNA जो है एकदम ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसे जो है लच्छे की तरीके से होता है, फिर वो स्ट्रक्चर्ड वे में देखिए किस प्रकार से जो है घूम घाम के अच्छे से बनता है, ठीक है। अब आपने देखा कि आपका DNA जो है RNA वगैरह सब कुछ कैसा होता है, तो ये देखिए DNA कैसा आपका लच्छेदार होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन एक प्रकार का फाइबर होता है जो दोस्तों इस प्रकार से फिर जो है आपका बनता है DNA आगे जा करके, ठीक। DNA क्या होता है दोस्तों? DNA जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये आपका जो है न्यूक्लियस में लिखा होता है। जीन क्या होता है दोस्तों? जीन जो है एक सेगमेंट जो होता है DNA का। जैसे DNA आपका ऐसा होता है ना, अरे कहाँ मैं सब बना दे रहा हूँ उसी PDF में, बिगड़ जा। अब जीन आप देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ये DNA कहाँ गया यार, आ जा, DNA कहाँ गया, मिल जा मिल जा मिल जा, अरे मिल जा, अरे चाउमीन। सेगमेंट जो होता है DNA का उसको दोस्तों हम जीन कहते हैं। मतलब एक DNA जो होता है जीन धागा, जैसे एक DNA जो है उसमें बहुत सारे दोस्तों जो है धागे होते हैं, ठीक है, और हर DNA का एक एक जो जीन होता है उस पर आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है। मतलब अगर जीन आपका आँख का है तो आपका कलर आँख का कैसा होगा, आपके बाल, मतलब बाल वाला जीन, बाल वाली बात लिखी होगी, ठीक है। तो सेगमेंट एक छोटा सा टुकड़ा जो DNA का होता है उसी को दोस्तों हम जीन कहते हैं, ठीक है। और उसी जीन को निकाल करके जब उसमें हम एडिटिंग कर देते हैं तो उसको हम कह देते हैं जीन एडिटिंग। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि जैसे मान लो आपका DNA है, DNA आपका हम निकाल लें और उस DNA में से हम निकाल लें आपकी आँख का जीन, क्योंकि जीन आपका स्पेसिफिक होता है किसी चीज़ से रिलेटेड। आँख का जीन निकाल करके उसमें हम दोस्तों जीन में एडिटिंग कर दें और लिख दें कि इसका आँख का कलर पिंक हो, तो जब बच्चा वो नया पैदा होगा तो उसका जो आँख का कलर होगा दोस्तों पिंक ही आएगा,
ठीक है, क्योंकि आपने जीन में एडिट कर दिया है। तो जीन क्या होता है दोस्तों, डीएनए का एक सेगमेंट होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसी को दोस्तों हम जीन कहते हैं। बात समझ आई? ठीक, आगे बढ़ो। जीन दोस्तों जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब क्रोमोसोम दोस्तों क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो दोस्तों ये जो है कंडेंस होते हैं, ठीक है, क्वाइल्ड होते हैं डीएनए के रूप में क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। क्रोमोसोम दोस्तों हर व्यक्ति के शरीर में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, हालांकि एक दो एक्सेप्शन जो है मुश्किल ही आपको मिल जाए। तो ये दोस्तों क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ये दोस्तों 46 जो है क्रोमोसोम टोटल होते हैं, एक जिसको गुणसूत्र भी आप कहते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, और ये 46 होते हैं। और जब एक बच्चा नया जन्म लेता है तो 23 जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोस्तों जो है आपके मेल से आते हैं, और 23 जो है फीमेल से आते हैं। इससे जो है 46 हो जाते हैं, बच्चे का जन्म हो जाता है, वो सेल का जन्म लेता है, और सेल से फिर वो बड़ा चल करके हाथी बनता है। तो अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लीजिए कि इन अ सेल न्यूक्लियस क्रोमेटिन इज प्रेजेंट। दोस्तों सेल न्यूक्लियस जो होती है उसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन का मतलब क्या होगा, वही धागे। तो डीएनए सेल न्यूक्लियस में डीएनए होगा तो क्रोमेटिन का नहीं होगा। क्रोमोसोम दोस्तों जो है, मैंने आपको क्या होता है, क्रोमोसोम जो है आपका सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही अपीयर होता है। सेल डिवीजन मतलब जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ना, जब तब जो है ये क्रोमोसोम जो है एकदम अपीयर होता है, फिर जो है गायब हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम ही सिर्फ ऐसा होता है क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि उस समय 23 जो क्रोमोसोम होते हैं मेल के होते हैं, 23 फीमेल के होते हैं, दोस्तों मिल करके एकदम सेल बनता है 46 होकर के, और उसके बाद जो है फिर वो जायगोट से जो है बच्चों आगे चलता है। जीन दोस्तों जो है ये यूनिट है इनहेरिटेंस की, ठीक है, ये माता पिता से आती है जीन, ठीक है, और ये क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। दोस्तों हमारे सबके शरीर में एक डीएनए में अगर बात की जाए तो 30,000 जीन होते हैं, 30,000 जीन। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही शायद जो है 0.1% जीन ही हम सब में अलग होते हैं। यानी कि इंसान भी अगर साइंस के लेवल पे देखा जाए तो सेम ही है, हम सबके जीन सेम होते हैं, मात्र 0.1% का डिफरेंस होता है। 20,000 शायद जीन होते हैं व्यक्ति के शरीर में। मैं देख लेता हूँ, जीन में शायद यहाँ गलत लिखा है। जीन, हाउ मैनी जीन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, हाउ मैनी जीन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। 20,000 शायद जीन होते हैं मेरे हिसाब से, हाँ 20,000 से 25,000 लगभग मान लो। तो ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, गलती चाहूँगा। नॉर्मली 1 जीन दोस्तों जो है वो डिटरमाइन कर देता है एक कैरेक्टर, एक जीन से एक कैरेक्टर जो है डिटरमाइन होता है। और दोस्तों एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर भी डिटरमाइन हो सकते हैं, तो उसको हम पॉलीजेनिक अफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या दोस्तों 46 होती है, जिसमें 23 का पेयर होता है। अब डीएनए दोस्तों क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए दोस्तों जो है ये अगर बात किया जाए तो ये एक सीरीज है, ठीक है, ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स पुट टुगेदर नोन एज पॉलीमर। और ये अगर बात की जाए तो दोस्तों स्मॉल यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जिसको दोस्तों मोनोमर कहते हैं, ठीक है। और इनका अगर बात किया जाए, डीएनए जो है आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें दोस्तों आपके जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर जिम्मेदार होती है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस ग्रुप, ठीक है, और इनसे मिलकर आपका डीएनए बनता है। जैसे आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर एस इसको कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप इसको पी दोस्तों कहते हैं, और नाइट्रोजनस ग्रुप में जो है आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन दोस्तों जिम्मेदार होते हैं। तो डीएनए का मैं आपको स्ट्रक्चर पहले दिखा देता हूं, तो आपको समझ आए कि क्या मैं बात कर रहा हूं। तो डीएनए दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनके बनता है। इनके ये नाइट्रोजनस जो है बेसिस होते हैं, ठीक है, और उनसे दोस्तों मिलकर के बनता है, ठीक है। जैसे गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप भी जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर इसको एस दर्शाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप पी से दर्शाते हैं, नाइट्रोजनस ग्रुप इसको बेसिस से दर्शाते हैं, इसको जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन हमेशा जो है दोस्तों कंबाइन होता है थाइमिन के साथ, एंड जो गुआनिन होता है दोस्तों हमेशा कंबाइन होता है साइटोसिन के साथ, ही आपको पता होना चाहिए। डीएनए दोस्तों एक जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है रिटर्न फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। और
ये जो है डबल हेलिक्स में आपका पाया जाता है। जैसे आप इसके दो नहीं आसपास देखते होगे कि डबल ऐसे जाता है, डबल हेलिक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। और जब भी दोस्तों कोई सडन चेंज या कोई डीएनए में जो है जेनेटिक मटेरियल में होता है तो उसको म्यूटेशन कह देते हैं, ठीक है, कोई म्यूटेशन हुआ है। और डीएनए की लैंग्वेज की अगर दोस्तों बात की जाए तो 4 अल्फ़ाबेट हैं इसको लिखने के, ठीक है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस के आधार पे जो है डीएनए बनाया जाता है, मतलब डीएनए बनता है, और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट के फॉर्म में इनको बनाया जाता है, जैसे ट्रिपल ए, ATA। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एडेनिन के साथ थाइमिन आएगा, ठीक है, एडेनिन के साथ हमेशा जो है थाइमिन आएगा, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन आएगा। तो इनका इस प्रकार से ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अगर चाहो तो इसकी जो आप फोटो ले सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों फास्फेट ग्रुप हो गया। अब मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, रेड ले लेता हूँ। छोटा हो जाए, ये दोस्तों SP का ग्रुप हो गया, ठीक है। SP मैं आपको ऊपर बताया था, और SP। और ये देखिए दोस्तों जो है ट्रिपलेट में जो है ये बनते हैं। जैसे आप देखिए कि एडेनिन के साथ थाइनिन हो गया, ठीक है। और ये गुआनिन के साथ आपका क्या हो गया, गुआनिन के साथ आपका क्या जाएगा, गुआनिन के साथ आपका जाएगा साइटोसिन, ठीक। और ये गुआनिन के साथ साइटोसिन, और उसके बाद एडेनिन के साथ थाइमिन। इस प्रकार से दोस्तों जो है ये पूरा स्ट्रक्चर बनता नीचे चला जाता है। दोस्तों डीएनए इस प्रकार से दोस्तों बनता है, नाइट्रोजनस बेसिस और जो है फॉस्फेट और आपका जो है शुगर जो थी ऊपर बताया था, ठीक है। तो डीएनए का यही स्ट्रक्चर होता है टोटल कुल मिला के दोस्तों, फॉस्फेट और ये शुगर, ठीक है। और इस प्रकार से जो है ये बनते हैं। ये दोस्तों आपके सामने स्ट्रक्चर है, ट्रिपलेट के फॉर्म में जुड़ते हैं, ठीक है। एडेनिन, थाइनिन और, ठीक है, गुआनिन हमेशा जो है साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ। इस प्रकार दोस्तों डीएनए बनता है। और फास्फेट ग्रुप और शुगर जो है वो आसपास जुड़े रहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है ये एक प्रकार का पॉलीमर है, ठीक है। और ये स्मॉल यूनिट्स से जो है मिलकर बनता है, मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। और जो इसके मोनोमर होते हैं, यानी कि जो सिंगल यूनिट है उसको मोनोमर कहते हैं, जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसमें भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे राइबोस शुगर हो गई, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस भी इसमें भी होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और इसमें कौन मिसिंग है, थाइमिन शायद मिसिंग है, नहीं, हाँ थाइमिन इसमें मिसिंग है, उसकी जगह पे होता है इसमें यूरेसिल होता है, ठीक है। और आरएनए दोस्तों ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और ये दोस्तों कम स्टेबल होता है डीएनए के मुकाबले, क्योंकि उसमें डबल हेलिक्स होता है। दोस्तों आरएनए का फंक्शन है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको पता ही है। और ये सिर्फ रेट्रोवायरस में मौजूद होता है। और रेट्रोवायरस का मतलब जो आरएनए वाले वायरस होते हैं, अब शुरू में बताया था दोस्तों। आरएनए जो है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। और लेक्चर दोस्तों मैं ख़त्म करने वाला हूँ। कितना बचा है, चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में फ़िलहाल जो है इतना रखते हैं, और अगले लेक्चर में जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 1 घंटा लगभग होने जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल डिस्क्रिप्शन में है, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।